Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia। भाई काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी जो कि आजकल बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, सर यूईटी के स्प्रिंग के एडमिशंस कब अनाउंस हो रहे हैं, या फिर सर नस का नेट नंबर 1 को देने के लिए लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, या फिर सर वो एनईटी के टेस्ट की डेट्स कब आएंगी, सर वो मेरान के टेस्ट की डेट्स कब आ रही होंगी, सर वो एमडी कैट के टेस्ट की डेट 2026 के लिए कब से अनाउंस हो रही है, सर क्या टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करके स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर काफी सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि भाई किस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह के टेस्ट का पैटर्न आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, या फिर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि भाई लम्स के एलकैट की टेस्ट की डेट क्या है। क्या आपको जीआईकेआई में अगर जाना है तो वहां पे आपकी इंटरमीडिएट की या ए लेवल्स के अंदर क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, जिनकी बेसिस के ऊपर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करती हैं। सो आज की इस क्लास के अंदर हम इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर इस कंप्लीट लेक्चर को खुद भी लेना है और कोशिश करनी है अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज आपके कई सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो आपके कॉलेज के अंदर होंगे, आपकी एकेडमीज के अंदर होंगे, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर अभी सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या फिर आपका सेकेंड ईयर अगर कंप्लीट हो गया है, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं 2026 के अंदर, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोग तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप लोगों का अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी नहीं भी आया, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे बोर्ड्स हैं, सिंध के अंदर कई ऐसे बोर्ड्स हैं, सखर बोर्ड हो गया, आपके पास मीरपुर खास हो गया, हैदराबाद हो गया, जहां पे अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। काफी सारे बच्चे परेशान हैं, सर वो आईबी के टेस्ट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे जब आएगा, या नस के नेट नंबर 1 का एग्जाम देना है तो कैसे फिल करें, उस चीज को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप लोगों के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ तो आप एक्सपेक्टेड परसेंटेज के बिना के ऊपर बिल्कुल टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज कम आई है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर आप में से किसी भी स्टूडेंट की, अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे की ए लेवल्स के अंदर कम परसेंटेज है, तो खुदारा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है अपने एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग, आप लोगों के ए लेवल्स के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर अगर ग्रेड्स आपके कम भी हैं, आपकी परसेंटेज कम भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉजिकली इस बात को समझना चाहते हो, मैं लॉजिकली आपको समझा भी देता हूं। भाई तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अगर तो आ गई है वेरी गुड, अगर नहीं आई है तब भी कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग जब एडमिशन फॉर्म्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के फिलअप कर रहे हो, चाहे वो हबीब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो आपके पास लम्स का एलकेट है, लम्स सिमिलरली वो तमाम बच्चे जिनके फर्स्ट ईयर का है तो रिजल्ट आ चुका है या फिर फर्स्ट ईयर करके रिजल्ट नहीं भी आया, आप स्टिल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अक्सर बच्चों के जहनों में क्वेरी होती है और 99% बच्चा जिनको ये बात नहीं पता होती वो टेस्ट ही नहीं देता। वो कहता है सर मेरे तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया हुआ, मैं नस का नेट नंबर 1 कैसे दूं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनके पास गाइडेंस नहीं होती। भाई अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके अभी तक नहीं आया हुआ तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो वहां पे अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज को डाल सकते हो, सही है ना भाई। अभी सबसे करीब तरीन जो टेस्ट आ रहा है वो नस का नेट नंबर 1 है, जिसके फॉर्म को फिल करने की डेडलाइन आपके पास 22 नवंबर 21 नवंबर तक आ रही है, और 22 नवंबर से आपके पास नस का नेट नंबर 1 इस्लामाबाद में स्टार्ट हो रहा है और इसके टेस्ट की डेट्स आपके पास अप टिल दिसंबर एंड तक रहेंगी। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अब हमारे बच्चे इतने मासूम होते हैं, उन्होंने टेस्ट का नस का फॉर्म फिल कर दिया, वो कहते हैं सर अभी तक तो नवंबर की डेट्स ही आ रही हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपसे कोई नहीं कह रहा कि अभी आप टेस्ट की डेट सेलेक्ट करो, आपने फॉर्म फिल कर दिया नस के नेट नंबर 1 का, फीस पे कर दी है, अब आप वेट करो। नस्ट आपको इतनी इतनी आपको इजाजत देता है कि भाई आप अपनी मर्जी से टेस्ट की डेट ले सकते हो, यानी कि भाई अगर आपने टेस्ट का फॉर्म अभी फिल भी कर दिया ना तो आप वेट करते जाओ, आपके पास अप टिल 20 नवंबर तक आप वेट करते जाओ, तो आपके पास आगे की टेस्ट की डेट शो होती जाएंगी, सही है। और फिर आपके पास दिसंबर की टेस्ट की डेट्स आपको जैसे जैसे स्टार्टिंग की टेस्ट की डेट्स फिल होती जाएंगी तो नस के आपको एंड की टेस्ट की डेट्स मिलती जाएंगी। अच्छा एक और बड़े मजे की बात बताऊं, आप में से कई बच्चों को बात नहीं मालूम होगी कि लम्स यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। लम्स यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, लम्स यूनिवर्सिटी के टेस्ट का डेट मैं लाजमी तौर पर तमाम बच्चों को रिकमेंड करता हूं जो हमारे बैजेस में हो या ना हो कि लम्स का एलकेट लाजमी तौर पर दो। लम्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, सिर्फ ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर लम्स स्कॉलरशिप नहीं देता 100%। पाकिस्तान की प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, आई वुड रियली रिकमेंड कि इधर सीएस के लिए इधर बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए लम्स का टेस्ट लाजमी तौर पे दें। और सबसे खास बात, लम्स के टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है, लम्स का फॉर्म फिल करने की जो आखिरी डेडलाइन आ रही है ये आ रही है 27 जनवरी की, 27 जनवरी की, जबकि इस साल जो लम्स का टेस्ट आपके पास कंडक्ट होगा एलकेट का,
ये होगा 15th ऑफ फेब को। 15th ऑफ फेब को लम्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करो तो डेडलाइन वगैरह एसएटी का स्कोर सबमिट करवाने की डेट इज 14th ऑफ मार्च एंड देन फिर एडमिशन डिसीजन आपके पास 15 अप्रैल तक लिया जा रहा होगा। 31 जुलाई से इन लोगों का मेरे ख्याल में 31 जुलाई से पर्टिकुलरली आपके पास अप्रैल टू 31 जुलाई ये लोग एडमिशन डिसीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि लम्स के अंदर जब बच्चा अप्लाई करता है तो वहां पे सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते, वहां पे अगर एडमिशन हासिल करने के लिए आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैटर करती हैं, आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो भी बड़ी मैटर करती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको कोई नहीं बता रहा होता। तो लम्स के भी आपके पास टेस्ट की डेट्स अनाउंस हो गई है। आपके पास लम्स की जो टेस्ट की डेट आपके पास आ रही है 15th ऑफ फेब की आ रही है इस साल के लिए। इसके अलावा लम्स का जो फॉर्म फिल करने की डेडलाइन है 27 जनवरी की आ रही है, रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आपके पास हबीब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की डेडलाइन आ रही है। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास आप किसी भी महीने उनका टेस्ट दे सकते हो। और अगेन पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम बिजनेस स्कूल है, इंजीनियरिंग स्कूल है, तो आप हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो लाजमी तौर पे। इसके अलावा एनटीएस का टेस्ट हर महीने होता है, उस टेस्ट को आप दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। देखो ये तमाम चीजें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं, काफी सारे पेरेंट्स परेशान है, काफी सारे बच्चे परेशान है कि सर फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे ग्रेड्स काफी कम है, या फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी कोई सप्ली आ जाती है, या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी परसेंटेज काफी कम है, तो अब क्या करें। तो मैं इस चीज को भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि भाई अगर किसी भी बच्चे की फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम है, इधर आप नस को टारगेट कर रहे हो, इधर आप एनईटी को टारगेट कर रहे हो, फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को या एमटी कैट को, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर ओ लेवल्स के अंदर या A1 के अंदर या A2 के अंदर आपकी स्कोर कम आता है, तो रिमेंबर दिस थिंग भाई, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपकी अगर परसेंटेज 60 बिलो भी है ना, नॉर्मली जितनी भी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने का, 60%। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जीआईकेआई के अंदर तो खैर ये होता है कि भाई फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के, उसके अंदर आपके इंडिविजुअल स्कोर आपका 60+ होना चाहिए। मगर एक चीज अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होती कि भाई ये ओवरऑल इंटर या ओवरऑल ए लेवल्स की बात की जा रही होती है। यानी कि देखो अगर किसी बच्चे की फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के अंदर 58% है, अब वो बेचारा बच्चा परेशान हो गया, उस जिंदगी से बेजार हो गया, खुदकुशी के ऊपर चला गया कि सर मेरी तो परसेंटेज 58 है, सर मैं तो नस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, सर वो नस्ट के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है। भाई वो कंप्लीट इंटर का है, तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर 58% भी है तो खुदारा टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा देते हो और सेकंड ईयर के अंदर आप अपनी परसेंटेज 60+ लेकर आ जाते हो, तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज 60 या उससे बढ़ेगी बनेगी, तो आप बिल्कुल एडमिशन के काबिल हो। बताने का मकसद ये है कि भाई अक्सर बच्चे हिम्मत हार देते हैं, वो कहते हैं सर वो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम है, 55 आ गई, या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज 62 आ गई, या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज हमारी 63 आ गई। अब चूंकि आईबीए के अंदर 65 का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द बीबीए साइड, तो बच्चा बेचारा परेशान है कि सर फर्स्ट ईयर में 63% है या 58% है, तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता? नो, यू कैन स्टिल अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट देके एडमिशन भी हासिल कर सकते हो। आपकी सेकंड ईयर में साथ साथ मेहनत करोगे आप, भाई हफ्ते के 4 दिन सेकंड ईयर को दे रहे हो ना, 3 दिन हमें दे दो, फिर आप कमाल देखो किस तरीके से आपका एडमिशन नहीं होता। बताने का मकसद ये है कि भाई आप सेकंड ईयर के ऊपर भी साथ साथ मेहनत तो कर रहे हो ना। जब सेकंड ईयर पे साथ साथ मेहनत कर रहे हो तो सेकंड ईयर में जब एफर्ट्स करोगे तो जाहिर सी बात है ओवरऑल परसेंटेज आपकी अच्छी आएगी। भाई हो सकता है आपके साथ कोई मिसहैप हो गया हो सकता है आप पेपर वाले दिन परेशान हो गए हो सकता है जिस दिन आपका एग्जाम था तो आपकी फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज आई है वो आपको किसी तबियत खराबी की वजह से आ गई हो, या आपका पेपर अनएक्सपेक्टेडली बहुत हार्ड आ गया, या आपको नहीं समझ सके, तो कोई इशू नहीं है। लोगों के साथ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर कम परसेंटेज भी आई है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप जीआईके में भी अप्लाई कर सकते हो, मगर ये चीज बस जहन में रखिएगा आपको टेस्ट फिर बहुत अच्छा देना है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर लेकर आने हैं, और साथ साथ सेकंड ईयर के ऊपर आपने इतनी परसेंटेज, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपकी 59% आई है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में आपको कम से कम 61 62 चाहिए ताकि ओवरऑल 60 या 60 से ज्यादा की बन जाए, तो फिर आपका एडमिशन सिक्योर रहेगा, कोई मसले की बात नहीं है। आप टेस्ट जरूर दे सकते हो। ये जो अक्सर बच्चों के जहनों में होता है ना, जहनों में ये मसला होता है कि सर वो हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज कम आ गई, अब टेस्ट ही दे नहीं सकते, तो भाई ये आपसे गलत बात की जाती है। अगर फर्स्ट ईयर में आपकी परसेंटेज कम है यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट, भाई यूईटी के स्प्रिंग के एडमिशन भी अनाउंस होने वाले हैं। यूईटी के स्प्रिंग के एडमिशन अनाउंस होने वाले हैं और यूईटी का जो टेस्ट नंबर 1 है मार्च के अंदर है। तो अक्सर बच्चों की एक क्वेरी होती है कि सर टेस्ट की तैयारी पे स्टार्ट कब करें। अब अक्सर बच्चे जो होते हैं अभी तक लेट लतीफ बैठे हुए, भाई अगर आपका कोई भी दोस्त लेट लतीफ है ना जिसके जहन में ये चीज आ रही है सर टेस्ट की तैयारी कब स्टार्ट करें, या फिर अक्सर पेरेंट्स के जहन में भी ये चीज होती है बच्चा तो अभी ए लेवल्स कर रहा है
ये बच्चा तो अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है, तो टेस्ट की तैयारी कब स्टार्ट करें? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप एफएससी के पेपर्स के बाद, आप ए लेवल्स के बाद, आप इंटर कंप्लीट करने के बाद तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ए लेवल्स कंप्लीट करने के बाद, इंटर कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं होता, आप तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट भी बता देता हूं भाई। अभी आपको अगर मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं, आज की खबर है, यूईटी ने अनाउंस कर दिया है कि उसका जो टेस्ट नंबर 1 आ रहा है स्प्रिंग एडमिशन का, दैट इज कमिंग फ्रॉम द मार्च, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी मार्च 2026। तो यानी कि यूईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास मार्च 2026 के अंदर आ रहा है। तो भाई आप लोगों के एफएससी के जो पेपर्स हैं वो तो मई में जाके होंगे। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई मैं तो मई के बाद टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो भाई आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, मैं आपको पहले बता देता हूं। क्योंकि अगर आप अपने इंटर के पेपर्स के बाद तैयारी को स्टार्ट करते हो, मैं उसकी बेसिक एग्जांपल देता हूं कि भाई नॉर्मली तमाम बच्चों के जो एफएससी के पेपर्स होते हैं मई में जाके एंड होते हैं। इसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें भी 10-15 दिन आपके जाया होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में अगर फेल हो गए तो ओवरऑल सब्जेक्ट पे फेल हो जाते हो, सही है ना? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर हम मई के बाद तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, मई के बाद आता है फौरन से जून, फिर आगे आता है जून और जुलाई। तो भाई पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स का टेस्ट फरवरी में कंडक्ट होकर खत्म हो जाएगा, सही है ना? नस का नेट 1, नेट 2, नेट 3 मई से पहले ही खत्म हो चुका है, सिर्फ एक चांस पड़ा हुआ है। तो आप कोई आइंस्टाइन की औलाद नहीं, कोई एक चांस में अच्छा स्कोर कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई बहुत ही अच्छा बच्चा हो समझ में आता है, अदरवाइज इंपॉसिबल है। एनईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास मई के अंदर ऑलरेडी कंडक्ट हो रहा है, मई के अंदर कंडक्ट हो जाएगा एनईटी का राउंड नंबर 1। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ये चीज जहन में रखिएगा। अक्सर बच्चों के जहनों के अंदर जो है ना एक ख्वाबी दुनिया होती है, सर जब वो इंटर कंप्लीट होता है उसके बाद शायद एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप जितनी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन मैं भी शो भी करूंगा आपको। ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई वो मई से पहले मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हो जाते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट मई के अंदर होगा, खाली 1-2 यूनिवर्सिटीज है जिनका टेस्ट आपके पास जून जुलाई में आता है। नस का नेट नंबर 4 सिर्फ जून में आ रहा है। नस का नेट नंबर 4 का मतलब यह है कि भाई नस के 3 राउंड ऑलरेडी हो गए, 3 राउंड ऑलरेडी हो गए। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो चौथा राउंड दूंगा, फिर क्या मसला है? भाई मसला है, मसला बिल्कुल है। नस के अंदर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, हर राउंड में तकरीबन 10,000 बच्चा अप्लाई करता है। टोटल नस के अंदर एक साल में 40 से 50,000 बच्चा अप्लाई करता है, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप पहला राउंड दो, उसके अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो? इट्स अ वेरी रेयर चांस। ये बहुत 0.01% चांस है कि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करो, जस्ट एक दफा टेस्ट देके क्लियर कर लो, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करो। एनईटी के आप दोनों राउंड्स को दो, यूईटी के आप दोनों राउंड्स को दो। आप जीआईके के अंदर एक ही राउंड हो रहा है, समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। मगर जीआईके के साथ जब आप बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो चीज आपका गैप कवर हो रहा है। फास्ट के अंदर एक ही राउंड होता है, मगर आप एनटीएस तो बार बार दे रहे हो ना, तो क्या मसले की बात है? जब आप मल्टीपल राउंड्स को देते हो तो भाई आपके लिए फायदेमंद चीज है। अब कोई बच्चा अगर एफएससी के बाद टेस्ट की तैयारी को स्टार्ट करेगा तो भाई 10 से 15 दिन, या ए लेवल्स की आपकी सीरीज हो रही है मई जून सीरीज, अगर आप उसके बाद टेस्ट की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हो तो फिर 99% चांस है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। फिर आप इकरा यूनिवर्सिटी जाओगे, इंडस जाओगे हैं, या फिर बहरिया जाओगे, तो टॉप की यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा पाओगे ना फिर आप, क्योंकि भाई टॉप की यूनिवर्सिटीज के लिए आपको एटलीस्ट तरीके से बैठ के पढ़ना पड़ता है। अगर आप मई जून में बैठ के अपनी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करोगे जून में बैठ के, तो भाई एक महीने के टाइम के अंदर फिर ये वो बच्चा होता है जो कहता है सर सिर्फ पास पेपर्स बता दें, सर वो इंपॉर्टेंट बता दें सिर्फ। तो भाई आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर आने वाले दौर में कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होगा, तो खुदारा तैयारी अपनी प्रॉपर्ली करो, तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतनी अच्छी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करता है तो ये सबसे कम टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आपके जैसे ही एफएससी के पेपर एंड होंगे मई के अंदर, जस्ट 5 to 10 डेज के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सेकंड राउंड आपके सर पे खड़े होते हैं। नस का तो खैर चौथा राउंड होता है, आईबीए का राउंड नंबर 2 आपके सर पे खड़ा होगा, सिमिलरली एनईटी का राउंड नंबर 2 आपके सर पे खड़ा होगा, मेहरान का राउंड नंबर 2 सर पे खड़ा होगा, जीआईके या फास्ट का टेस्ट भी जून में होता है। तो मई 15, मई 18 को आप अपने एफएससी के पेपर से फारिग हुए, फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें आप अलग बिजी चल रहे हो। उसके बाद आपके पास सिर्फ 10 से 15 दिन बचते हैं तैयारी करने के लिए। तो भाई आप कभी भी टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आपने तरीके से तैयारी नहीं करी। इसलिए वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। ये जो टाइम पीरियड है आपका गोल्डन टाइम पीरियड है, आप इसको बार बार मिस करोगे, क्योंकि बाद में आपको वो टाइम पीरियड नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है। मैं ये बात क्यों बार बार कहता हूं कि जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं टेस्ट की तैयारी कब स्टार्ट करें, भाई ये वो टाइम पीरियड है तैयारी स्टार्ट करने का। ये जो अक्टूबर से लेके आपके पास फेब तक का टाइम है, ये आपका ड्रीम पीरियड है तैयारी करने का, क्योंकि भाई
आप अगर जून से भी तैयारी स्टार्ट करते हो, मई के एंड से भी तैयारी स्टार्ट करते हो, तो भाई आप बामुश्किल सिलेबस कंप्लीट कर सकोगे जून के अंदर, सिर्फ सिलेबस। और अक्सर बच्चों को लगता है शायद ये इनफ है। नो, इट्स नॉट इनफ। कि सिलेबस कंप्लीट करना तो पहली बुनियादी चीज है। हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग चल रही थी, उसमें हमारी यही बात थी कि भाई अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आईबीए के टेस्ट से पहले या नस के टेस्ट से पहले, एनईडी के टेस्ट से पहले, इट्स इनफ। नो, इट्स नॉट इनफ। ये तो सबसे बुनियादी चीज है, प्राइमरी चीज है। फिर इसके बाद एक सेकेंडरी फैक्टर है, और वो ये कि आपको रेलिवेंट पास्ट पेपर्स कवर करने, प्रैक्टिस करनी है। तैयारी कहीं से भी कवर कर लोगे, प्रैक्टिस जोन जो हम प्रोवाइड कर रहे हो थोड़ी कहीं मिलेगा। इसके अलावा सिलेबस अगर आपने कवर कर भी लिया तो आपको खुदारा उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, पास्ट पेपर्स को भी गो थ्रू करना है। जब तक वो तमाम चीजें नहीं होंगी, आपकी 100% तैयारी नहीं हो रही। आप कभी भी मेकआउट नहीं कर सकोगे, आप कभी भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसका इंडिविजुअल टेस्ट लाजमी तौर पे देना पड़ता है, तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना कंपलसरी है। याद रखिएगा, मैं एक चीज बार बार बता रहा हूं कि अगर आपने अपने एफएससी के अंदर 89% भी ली हुई है ना, वो किसी काम की नहीं है अगर आप टेस्ट को फेल कर दो। आपके एफएससी की 89% के ऊपर शक किया जाएगा अगर आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा। इसीलिए एप्टीट्यूड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना कंपलसरी है। इस एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना और अच्छा मार्जिन लेकर आना बेतहाशा जरूरी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे टेस्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है। नस में 75% है, जीआईकेआई में 85% है, एनईडी के अंदर आपके पास 60% टेस्ट का वेटेज आ रहा है, आपके पास मेरान के अंदर 60% आ रहा है, आपके पास यूईटी के अंदर 55% आ रहा है, आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट का वेटेज ज्यादा आ रहा है। यूईटी में 50 to 60 के दरमियान का आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। बताने का मकसद ये कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, और हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट दूसरे से मुख्तलिफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हर आने वाले दौर में टेस्ट डिफिकल्ट होगा, क्योंकि भैया बेतहाशा बच्चा अप्लाई कर रहा होता है। तो आपने तैयारी अपनी अच्छी से अच्छी करनी है। मैं बार बार आपको ये बात बावर करवा रहा हूं। तो भाई वो जो पेरेंट्स कहते हैं तैयारी कब से स्टार्ट करें, भाई ये गोल्डन पीरियड है तैयारी करने का। आपने कभी ये बात सोची है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल राउंड्स क्यों होती हैं? नस क्या पागल है, राउंड 1 भी लेता है, 2 भी लेता है, 3 भी लेता है, 4 भी लेता है। सही है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, मगर उनकी अरेंजमेंट भी होती है ना, चीजें भी होती हैं। क्यों लेता है? क्योंकि भाई ताकि बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा मौके आ सके टेस्ट देने के। एनईडी राउंड 1 भी लेता है, 2 भी लेता है, आईबी राउंड 1 भी लेता है, 2 भी लेता है। यूईटी का मैंने अभी आपको बताया कि पहला राउंड की अनाउंसमेंट आने वाली है, मार्च के अंदर इसका टेस्ट होकर अभी से उसके एडमिशन फॉर्म्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, स्प्रिंग के एडमिशन भी अनाउंस हो जाएंगे। तो क्यों लेता है भाई? इसलिए लेता है ताकि बच्चा दोनों राउंड्स को दे, ताकि बच्चा अपने स्कोर को इंप्रूव कर सके। क्या रीजन है जब आप दो से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो? क्या रीजन है जब आप मल्टीपल राउंड्स को देते हो? जब कभी आप दुनिया के अंदर मल्टीपल राउंड्स किसी भी यूनिवर्सिटी के देते हो, तो भैया आप अपनी गलतियों से सीखते हो। हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप नस का नेट 1 भी दो, नेट 2 भी दो, नेट 3 भी दो, नेट 4 भी दो, या कम से कम एटलीस्ट 2 नेट दो। अगर आप लेट सपोज कराची में रहते हो, सक्खर में रहते हो, या आप केपीके में रहते हो, आप बार बार इस्लामाबाद नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट आप 2 राउंड तो दो नस के कम से कम। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि भाई अगर आपने लेट सपोज नस का नेट नंबर 1 दिया, या किसी भी यूनिवर्सिटी का आपने पहला राउंड दिया, उसमें आपने भाई कई फैक्टर्स होते हैं व्हेन यू आर गिविंग एन एप्टीट्यूड एग्जाम, तो भाई वहां पे पेपर को हल करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। एप्टीट्यूड एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं, चाहे वो एमटी कैट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटी का हो। आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होते हैं। आपने इंटर के ए लेवल्स के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम देते हो, वहां पे 3 घंटे के अंदर एक पेपर खाली सॉल्व कर रहे हो, जबकि एप्टीट्यूड के अंदर आप मल्टीपल सेक्शंस को एक सर्टेन टाइम पीरियड में सॉल्व कर रहे हो। एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर 2 घंटे के अंदर आप 4 सेक्शंस कवर कर रहे हो, या 1 घंटे के अंदर 4 सेक्शंस कवर कर रहे हो। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि भाई एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर 200 एमसीक्यूज आपको कवर करने 180 मिनट के अंदर, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी नस का पैटर्न है 200 एमसीक्यूज कवर करने 180 मिनट के अंदर। अब बच्चे पे प्रेशर आता है बहुत ज्यादा कि भाई मैंने 30 मिनट के अंदर खाली 40 एमसीक्यूज करे हैं, या फिर ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बच्चा उसी को बैठ के सोचे जाता है। बच्चे जब देखता है कि भाई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहे और वो बच्चा उसी पे टाइम जाया करता रहता है, तो प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो भाई इसीलिए जब आप मल्टीपल एग्जाम्स देते हो, तो आपको एटलीस्ट पेपर देने का तरीका आता है, और इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि प्रैक्टिस जोन्स हमारे, इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप बार-बार एफएलपीज को दें, इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप बार-बार जब क्लासेस के अंदर हमारी आ रहे हैं, तो हम आपकी प्रॉपर गाइडेंस कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपने पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, फिर कौन से करने हैं, एंड में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ में आती है। सेकेंडली, जब आप मल्टीपल दफा यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते हैं, तो अपनी गलतियों से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसने नस के नेट में, इसीलिए आप जब मल्टीपल राउंड को देते हो, तो जाहिर सी बात है आप गलतियों से सीखते हो। फॉर एग्जांपल, आपने आईबी का राउंड नंबर 1 दिया
और उस राउंड में आपने कम स्कोर करा, आप लेट सपोज आपने स्कोर किया 117 का, आपने इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर लिए बट टोटल कट ऑफ क्लियर नहीं कर सके, या फिर वाइस वर्सा कि आपका टोटल कट ऑफ तो क्लियर हो रहा है बट मैथ्स इंग्लिश के अंदर कोई इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उन गलतियों से सीखते हो। जब आप सेकंड राउंड दोगे तो यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन कि भाई आपके पास एटलीस्ट तजुर्बा होगा कि भाई पहला राउंड आईबीए का कैसा हुआ था। वो एक्सपोजर जो होगा ना, वो एक्सपोजर बड़ा हेल्प करता है बच्चे को, वो एक्सपोजर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, रिमेंबर दिस थिंग। इसीलिए हमारी पोर्टल के ऊपर, हमारे जो एलएमएस पोर्टल है, हमारी जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप लोगों के 12 दफा हम एफएलपीस कवर करते हैं, जहन में रखिएगा। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई आपके, ताकि मल्टीपल टाइम आप उसी पैटर्न के ऊपर आप टेस्ट को दे सको जिस पैटर्न के ऊपर आपका ओरिजिनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, विद अ प्रॉपर टाइमर, ताकि एक टाइमर लगा हुआ आपको आइडिया हो सके किस तरीके से आपने टेस्ट देना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं, ये जो अक्टूबर से फेब का टाइम होता है, इसमें नॉर्मली आप लोगों के यूनिवर्सिटीज कि जो आप लोगों की तैयारी होती है सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि यहां पे भी आपके पास आपके एफएससी के बोर्ड, ये जो अक्टूबर से फेब का टाइम होता है सबसे बेहतरीन टाइम होता है तैयारी करने का। ये बात हम बार बार कहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, ये जो अक्टूबर से लेके अभी नवंबर है, फिर फेब आपके पास दिसंबर है, फिर आपके पास फेब है, फिर आपके पास बीच में जनवरी है, ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें तैयारी सबसे अच्छी क्यों होती है? इसमें तैयारी सबसे अच्छी इसलिए होती है कि बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ पे, आपके पास बोर्ड के नॉर्मली पेपर्स अभी करीब नहीं होते, तो आपके पास टाइम पीरियड होता है। अगर आपकी कोचिंग्स के अंदर, आपकी अकेडमीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर मिड टर्म एग्जाम्स भी होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हो, एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड के अंदर पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स का कोर्स कंटेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, और ये शॉर्टकट्स के ऊपर होता है, ये एमसीक्यूज बेस्ड होता है। तो भाई जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपका अल्टीमेटली एफएससी वाला पोर्शन वैसे ही कवर अप हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एफएससी का पार्ट वैसे ही कवर हो रहा है। तो अगर आप हफ्ते के अंदर 4 दिन अपने कोचिंग को, अपनी एकेडमी को, अपने कॉलेज को दे रहे हो, तो भाई बाकी के 3 दिन तो आप हमें दे सकते हो ना। अगर आप 3 दिन, या चलो आप अपने 5 दिन अपने कॉलेज को दे रहे हो, अपनी एकेडमी को दे रहे हो, अपने कोचिंग को दे रहे हो, तो अगर आप 2 दिन भी सिर्फ हमें देते हो तो ये मोर देन इनफ है आपकी तैयारी करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका मार्च तक का प्रिपेयर हो जाओ, वाइल अगर आप चाहते हो कि आप दिसंबर जनवरी तक प्रिपेयर हो जाओ, तो फिर आपको कंप्लीट वीक की क्लासेस लेनी होंगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, सर वो हम तैयारी कैसे करें, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सर वो तो हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, सर अगर मुझे नस का नेट 1 देना है या नेट 2 देना है तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम कैसे तैयारी करेंगे? तो भाई मैं अक्सर बच्चों को एक सिंपल से मशवरा देता हूं कि देखो, इस कश्ती के आप सिर्फ अकेले मुसाफिर नहीं हो, इस कश्ती में आप सिर्फ अकेले नहीं बैठे हुए। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार अगर आप ये सोचते हो कि भाई आप सेकंड ईयर को साथ में मैनेज कैसे करोगे, ए लेवल्स को मैनेज कैसे करोगे, एप्टीट्यूड को कैसे मैनेज करोगे, तो भाई इस कश्ती के अंदर हजारों बच्चे मुसाफिर हैं। जो बच्चे एमडी कैट के हैं, जो बच्चे बी कैट के हैं, जो बच्चे ई कैट के हैं, तो आप अकेले थोड़ी हो इसके अंदर, आपके जैसे कई हजार बच्चे हैं। भाई मैनेज कैसे होगा? मैनेज ऐसे होगा, आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल डिजाइन करते हो, आप प्रॉपर्ली अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करते हो, उस टाइम टेबल की बेसिस के ऊपर आप तमाम काम करते हो। आप सबसे पहले, चाहे वो एफएससी हो, चाहे वो ए लेवल्स हो या फिर एप्टीट्यूड हो, आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिगर आउट करते हो, आप अपने मोस्ट वीक टॉपिक को फिगर आउट करते हो, आप पहले उनको प्रिपेयर करते हो। आप कोशिश करते हो कि पहले ऐसे टॉपिक्स को चूज करो, चाहे वो आप लाइव क्लासेस में लो या आप रिकॉर्डेड सेशन में लो, आप कोशिश पहले ये हमेशा करते हो कि आप सिमिलर टॉपिक्स को ढूंढो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी ए लेवल्स के अंदर या अगर आप अपनी इंटरमीडिएट के अंदर एफएससी के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो आपकी पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एप्टीट्यूड में भी इंटीग्रेशन कवर करो। इससे फायदा ये होगा कि आपकी दोनों चीजें बेसिक तरीके से चल रही होंगी। या अगर आप एमडी कैट के अंदर हो, इंजीनियरिंग के अंदर हो, आपने लेट सपोज सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई आप एप्टीट्यूड के अंदर पहले मॉडर्न फिजिक्स को देख लो, कोई मसला नहीं है। हमारे बैचेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, आपको कंप्लीट वीक की क्लासेस भी मिल रही हैं। जो बच्चे चाहते हैं उनका कोर्स जल्दी कवर हो, दिसंबर में कवर हो, जनवरी में कवर हो, फेब में से पहले कवर हो जाए, ताकि वो नस का नेट नंबर 2, आईबी का राउंड नंबर 1, या फिर आपके पास नस का नेट नंबर 1 के लिए प्रिपेयर हो सके, तो भाई आपकी कंप्लीट वीक की क्लासेस भी लगी हुई हैं। 7 वीक्स अ डे, 7 डेज अ वीक भी आपकी क्लासेस मौजूद हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर, मैं हफ्ते के 4 दिन 5 दिन अपने इंटरमीडिएट को, एफएससी को, ए लेवल्स को देना चाहता हूं, मैं सिर्फ 2 दिन एप्टीट्यूड देना चाहता हूं ताकि मैं मार्च तक, मई तक, अप्रैल तक प्रिपेयर हो सकूं, तो आप लोगों के लिए आप 2 दिन की क्लासेस भी अवेलेबल है, 3 दिन की क्लासेस भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे बैचेस के अंदर मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप जब बैच ज्वाइन करते हो, आपका बैच तब स्टार्ट होता है, और हर टीचर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवाएगा। हर सब्जेक्ट के चूंकि 2-2 टीचर्स लगे हुए हैं, तो फायदा ये होता है कि भाई आपकी वीक डेज पे भी क्लासेस है, वीकेंड पे भी क्लासेस है। अब कोई बच्चा वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोचिंग जाता है, एकेडमी जाता है, कॉलेज जाता है, तो वीकेंड उसके पास अवेलेबल है, वो वीकेंड के हमारे बैच में वीकेंड के एप्टीट्यूड क्लासेस को लेगा।
और कोई बच्चा अगर वीकेंड के ऊपर बिजी है तो वो वीकडेज की क्लासेस को लेगा, कोई मसले की बात नहीं है। और कोई बच्चा चाहता है वो दोनों की क्लासेस को ले, तो हमने बच्चे से कहा कि भाई आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, आप दोनों की क्लासेस को ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी साथ ही मिल जाती है, यानी कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, सारी क्लासेस लाइव होती हैं, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है वो हमारे पोर्टल के ऊपर डायरेक्टली अपलोड हो जाती है। और ये लाइव क्लासेस आप हमारे अपने स्पेशलाइज्ड पोर्टल के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए ले रहे होते हो, जिसका हम एक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो भी टीचर्स होते हैं आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट कवर होता है उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तीसरे टीचर अवेलेबल है। आप लोगों की प्रॉपर डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों के डाउट ग्रुप्स अलग से मौजूद है, जहां पे हमारी डाउट टीम एक टोटली अलग है, यानी कि हर आपको सब्जेक्ट के तीन तीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। ये सबसे खास फीचर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, रिमेंबर दिस थिंग। खैर, वापस आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई आज के सबसे खास बात क्या है कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हमारे पास टेस्ट की डेट्स कब आ रही हैं। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट की डेट्स क्या है। तो भाई नस का नेट नंबर 1 आपके पास स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। नस का नेट नंबर 1 कब स्टार्ट हो रहा है बेटा? ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 22 नवंबर से अप टिल दिसंबर के एंड तक। अच्छा, जितने ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे दिसंबर की, उतनी टेस्ट की डेट्स आपको मिलती जाएंगी। आपको अभी फॉर्म फिल करने के बाद अभी टेस्ट की डेट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 20 नवंबर तक वेट करो, आपको बिल्कुल दिसंबर के एंड तक की टेस्ट की डेट्स मिल रही होंगी। नस का नेट नंबर 1 आपके पास स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर और ये एंड हो जाएगा दिसंबर के अंदर। सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है, अगर आप चाहते हो कि आपको स्टार्टिंग के अंदर ही नस में अच्छा स्कोर आ जाए तो अभी से तैयारी करो। नस का नेट नंबर 2 फेब के अंदर होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, कोयटा में भी होगा और ये कराची के अंदर भी होगा। नस का नेट नंबर 3 फिर अप्रैल के अंदर होगा। नेट नंबर 3 मेजॉरिटी बच्चे नहीं दे पाते क्योंकि भाई वो तो फिर एफएससी में बिजी हो जाते हैं, तो नेट नंबर 3 मेजॉरिटी बच्चे स्किप कर देते हैं, हालांकि देना चाहिए, मैं तो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, ये भी इस्लामाबाद में होता है। और नस का नेट नंबर 4 फिर अगेन इस्लामाबाद में भी होगा, कोयटा में भी होगा, कराची में भी होगा और ये जून जुलाई के अंदर होता है। जून के अंदर होता है इस्लामाबाद के अंदर और आपके पास जून एंड के अंदर होता है इस्लामाबाद। आपका जो नस का नेट नंबर 4 है ये जून के अंदर होता है आपके पास इस्लामाबाद में और गिलगित के अंदर, जबकि कराची और कोयटा के अंदर ये होता है जून एंड जुलाई स्टार्ट के अंदर। अच्छा, नस के जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं 200 होते हैं और आपके पास यहाँ पे हर किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई करें तो हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आएंगे, अगर आप नस इंजीनियरिंग में अप्लाई करें तो हमारे इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आप आएंगे, उसमें कंप्लीट तैयारी होगी। देखो, बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या है? बैच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आप किसी भी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आप नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, सीएस में अप्लाई कर रहे हो, एनईडी में कर रहे हो, मैरान में कर रहे हो, यूईटी में कर रहे हो, जीआईके में कर रहे हो, फास्ट में कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, पीयूसीआईटी में कर रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई फीस नहीं देनी एक्स्ट्रा। आपको हम मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाएंगे, यानी कि भाई आपका नस के नेट बनता है, एक दफा कोर्स कवर हो रहा है, फिर नेट 2 नेट 3 नेट 4। इसके अलावा फास्ट के अंदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, एनालिटिकल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, वो भी आपको उसी बैच में पढ़ाया जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, आपको एक ढेले का अलग पैसे नहीं देने। और सबसे खास बात यह कि इस बैच का एक्सेस आपके पास अगस्त 2026 तक मौजूद होगा, यानी कि उस एक फीस के अंदर आप उस वक्त तक कोर्स कवर करते रहोगे। तो हमारे पास जो टीचर्स होते हैं भाई, उस टीचर की खास बात क्या है कि लेट्स सपोज सर आफ्ताब पढ़ा रहे पहले फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी की फर्स्ट ईयर और सर हाशिम पढ़ा रहे सेकंड ईयर, तो जैसे ही सर हाशिम की सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कवर होगी सर हाशिम फर्स्ट ईयर पे चले जाएंगे, सर आफ्ताब की फर्स्ट ईयर कवर होगी वो सेकंड ईयर पे चले जाएंगे, सेकंड ईयर कवर होगी दोबारा फर्स्ट ईयर पे चले जाएंगे, सेकंड ईयर इसकी कवर होगी फर्स्ट ईयर पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर कवर होगी सेकंड ईयर पे। यानी कि इससे फायदा ये होता है कि भाई आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करनी। जो बच्चा हमारे पास जून में भी आएगा ना, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जून में भी आके अगर वो तैयारी करने के लिए आएगा, वो भी वही फीस देगा जो फीस चल रही होगी 8,000 रुपए 9,000 रुपए उस वक्त। और जो बच्चा अभी आ रहा है, जो हमारी फीस चल रही है 7,500 रुपए, बच्चा वो पे कर रहा है। तो बताने का मकसद ये कि भाई अगर आप एंड में भी आओ या पहले आओ, यहाँ पे पैसे मसला नहीं है, मसला यहाँ पे टाइम का है। वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टाइम अगर जून में कोई बच्चा आएगा उसके बाद 1 महीने के लिए, 1 महीने वो तैयारी कर रहा है। जो बच्चा अभी से आ रहा है वो मल्टीपल टाइम कोर्स कवर कर रहा है, मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज कर रहा है, उसको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है जो किसी और को नहीं मिल रहा। इसी तरीके से अगर हम नस के टेस्ट के सब्जेक्ट्स देखें तो भाई नस के टेस्ट के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। नस के टेस्ट के अंदर आपके पास फिजिक्स का पोर्शन आएगा। अगर नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स आपके पास आती है 60 एमसीक्यूज की, मैथ्स के 100 एमसीक्यूज आते हैं, इंग्लिश के आपके पास आ रहे होंगे 40 एमसीक्यूज, टोटल ये बनते हैं 200 एमसीक्यूज और 180 आपके पास मिनट का टाइम गिवन होता है। तो भाई यहाँ पे आती है कैलकुलेटर के बगैर सारी सॉल्विंग, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपको तमाम की तमाम ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेटर के बगैर अपनी चीजों को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती कि भाई कैलकुलेटर के बगैर की ट्रिक्स क्या है। हमने तो 2 × 2 करने के लिए भी कैलकुलेटर का सहारा लेता है आज की कौम का बच्चा कि भाई वो एक वेरीफाई कर ले। तो यहाँ पे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो सारी की सारी ट्रिक्स उसके बगैर आपने
करनी है। ऑल तो पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी और एक प्याज है, मगर हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को अपने कैलकुलेटर वहां भी इस्तेमाल नहीं करना। आपको कोई मैं उसके पीछे आपको रीजन बता देता हूं कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एनईडी के अंदर हमारे 131 पोजीशन थी। तो कोई इदारा अगर आपको कैलकुलेटर की ट्रिक सिखा रहा है ना, तो आपसे जाती कर रहा है। हमारा बच्चा एनईडी में जाके वैसी पोजीशन ले लेता है। तो भाई हमारी तो खैर नस में भी पोजीशन है, नस के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की है। एनईडी के अंदर 131 पोजीशन आई, यानी कि हमारे बैच से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस के मार्क्स स्कोर करे। 131 से ज्यादा बच्चों ने, यानी कि 100 में से 90 प्लस मार्क्स 131 बच्चों ने करे। उसके पीछे रीजन क्या है? हम कैलकुलेटर के भी इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। बच्चों से कहते हैं कि भाई आपको तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाएंगे, विदेश यूनिवर्सिटी तैयारी कवर करवाएंगे या मेडिकल यूनिवर्सिटी तैयारी कवर करवाएंगे, कैलकुलेटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो आप फिर जलवा देखोगे किस तरह का जलवा आपके सामने आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कोई भी इदारा अगर आपको कैलकुलेटर की ट्रिक सिखा रहा है, वो जाती कर रहा है आपके साथ। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर फिर अप्लाइंग फॉर द नस बिजनेस साइड, तो वहां पे आपके पास बिजनेस मैथ्स होती है और साथ साथ आपके पास बिजनेस इंग्लिश होती है, और इसकी भी आपकी प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट हो रही है। आप बीकेट के अगर हमारे बैच में अवेलेबल हो तो आपकी इसकी प्रॉपर तैयारी कवर अप हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें अपनी सेकंड यूनिवर्सिटी के ऊपर कि जीआईकेआई, तो भाई जीआईकेआई का टेस्ट होता है आपके पास जून जुलाई में। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, मई में अगर एफएससी के आपके पेपर एंड होते हैं तो आप तैयारी नहीं कर सकते, एक महीने में प्रॉपर होती है। और जीआईकेआई पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम इंजीनियरिंग स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, और यहां पे अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हो तो भाई यहां पे आपके लिए टॉप 20 बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप है, टॉप 20 बच्चों के लिए। इस दफा हमारे बैचेस से जीआईकेआई के अंदर तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। टॉप 20 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप है, वरना एक साल की फीस 9.5 लाख रुपए जीआईकेआई की। सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की इंजीनियरिंग साइड के ऊपर। इसके अलावा इसके टेस्ट के अंदर टोटल आपके पास 80 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अंदर भी सेम पैटर्न है, फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है। अच्छा, नस के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है, जीआईकेआई के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस में अप्लाई नहीं कर सकता, नस में अप्लाई कर सकता है। मगर नस के अंदर अगर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसके टेस्ट में प्रॉपर इंजीनियरिंग की मैथ्स आएगी। और हमारे बैच के अंदर कई बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं और हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितनी फैकल्टी होती है, देखो जब बैच में आपका मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होता है, उसका फायदा ये होता है आपको ये फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलेगी। कहीं भी आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे, वहां पे एक दफा कोर्स खाली कवर होगा या फिर बाकी दफा रिकॉर्डिंग्स होंगी। मगर आप हमारे पास जब आओगे तो अगस्त 2026 तक आपका हजारों दफा कोर्स कवर होगा। इससे फायदा यही होता है कि भाई अगर कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड का भी बच्चा है, कोई ए लेवल्स बैकग्राउंड का भी बच्चा है, उन लोगों ने एफएससी वाली वो मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होती, या अगर आपने एफएससी में इतनी मेहनत नहीं करी हुई तो कोई मसला नहीं है। हम आपको हर चीज बेसिक लेवल से उठा के समझाएंगे, बेसिक लेवल से उठा के पढ़ाएंगे, तो आपके लिए चीजें समझना बड़ी आसान है। अच्छा, प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट साल में 3 दफा होता है। पहला टेस्ट फरवरी में आ रहा है प्याज का, दूसरा टेस्ट अप्रैल में आ रहा है, और तीसरा टेस्ट आपके पास जून में आता है। प्याज यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है, और इंग्लिश होती है। यानी कि जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, उनके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है, उनके टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन आ रहा होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा भाई, इसी तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट जून जुलाई में होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगेन पूरे पाकिस्तान से बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एनटीएस की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ईकेट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, या एसएटी की बेसिस के ऊपर भी। मगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, इन तमाम टेस्टों की बेसिस पर अगर अप्लाई कर रहे हो फास्ट के अपने टेस्ट के अलावा, एनयू टेस्ट के अलावा, तो यहां पे नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा होती हैं। फास्ट अपने टेस्ट के प्रेफर करेगा, फास्ट अपने टेस्ट के ऊपर बच्चों को ज्यादा प्रेफर करता है कि अगर आपकी एग्रीगेट फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर 70 का भी है, 75 का भी है, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। मगर एनटीएस के ऊपर 91% के एग्रीगेट के ऊपर भी लास्ट ईयर लाहौर कैंपस नहीं मिला था। तो आप एनटीएस का टेस्ट हर महीने दो, बिल्कुल दो, लाजमी तौर पर दो। मगर अगर तो 95 प्लस के आपका एग्रीगेट है एनटीएस की बेसिस पे, तब एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करो फास्ट के अंदर। अदरवाइज फास्ट का अपना टेस्ट दो, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, एनटीएस का टेस्ट देने से फायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपको बार बार टेस्ट देने से आप रवानी के अंदर रहोगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छी बात है, दो बिल्कुल। आपके पास 1500 रुपए का टेस्ट है एनटीएस का, एक महीने का, हर महीने होता है, आप बिल्कुल दो। क्या पैटर्न होता है भी समझाऊंगा। अच्छा, यूईटी का जो टेस्ट होता है ना भैया, ये होता है हमारे पास 400 नंबर का। यूईटी के अंदर हमारे पास टोटल एमसीक्यूज होते हैं 100, और यूईटी का टेस्ट होता है हमारे पास 400 नंबर का। सही है ना भाई। और यूईटी के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यूईटी, अच्छा मैंने फास्ट के टेस्ट के सब्जेक्ट्स आपको बताया नहीं, मैंने इस वाली पिक्चर में बताने भी थे। फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है, इसके अलावा आपके पास बिजनेस मैथ्स, जनरल मैथमेटिक्स होती है, इसके अलावा आपके पास इंग्लिश होती है। ये फास्ट के, और आपके पास एनालिटिकल एंड आईक्यू का पोर्शन भी होता है फास्ट के टेस्ट के अंदर। जबकि यूईटी की अगर हम बात करें तो यूईटी का टेस्ट 100 एमसीक्यूज का होता है, और उसके अंदर आपके टोटल मार्क्स होते हैं 400। एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। यूईटी में नेगेटिव मार्किंग भी है, फास्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है, बाकी और यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बट फास्ट के अंदर और यूईटी में नेगेटिव मार्किंग मौजूद है बेटा। अच्छा, इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सेकेंडली, यूईटी के टेस्ट के अंदर अगेन फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है। अगर आपने इंटर लेवल्स के अंदर प्री इंजीनियरिंग पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी। अगर आपने
10 या 11th में कंप्यूटर पढ़ी थी, आपके टेस्ट में कंप्यूटर आएगी। और यूईटी का स्प्रिंग के एडमिशन कल से अनाउंस हो जाएंगे। मैं मोस्ट प्रोबेबली उसकी वीडियो बहुत जल्द आपके लिए डिजाइन भी करूंगा। और यूईटी का जो आपके पास पहला राउंड आ रहा है, ये आ रहा है मार्च के अंदर, याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास आईएसटी अपना नॉर्मली टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, सही है ना। आईएसटी अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, एनटीएस की बेसिस के ऊपर या ईकेट की बेसिस के ऊपर ये आईएसटी एडमिशन ऑफर कर देता है इजी। इसके अलावा हमारे पास देन आती है पीयूसीआईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर, पंजाब यूनिवर्सिटी, और आगे आपके पास इनका जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आ रहा है, ये पीयूसीआईटी उसका नाम है। और एक बहुत अच्छा आपके पास यूनिवर्सिटी आ रही है। तो पीयूसीआईटी का जो टेस्ट होता है जून जुलाई के अंदर आता है, 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का अपने आपके पास जो टेस्ट आता है, अगेन ये जून जुलाई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 आपके पास मई के अंदर आ रहा है। एनईडी का राउंड नंबर 1 मई के अंदर आ रहा है। और ये टेस्ट कैसा होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सही है ना। प्यास का टेस्ट आपके पास कंप्यूटर बेस्ड होता है, फास्ट का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, नर्स का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, कराची वाला खाली जो नेट होता है पेपर बेस्ड होता है। आईएसटी का टेस्ट भी आपके पास पेपर बेस्ड होता है, अगर उसका अपना दोगे। यूवीटी का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, वाइल पीयूसीआईटी का टेस्ट पेपर बेस्ड होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट पेपर बेस्ड होता है, एनईडी का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है आपके पास, सही है ना भैया। कॉमसेट्स की अगर हम बात करें तो भाई कॉमसेट्स के अंदर आपके पास जो एंटी टेस्ट आ रहा है जुलाई में आ रहा है, उसके टोटल एमसीक्यूज होते हैं 90, और ये सेम एनटीएस के पैटर्न का होता है, और ये आपके पास पेपर बेस्ड लिया जा रहा है। अच्छा, एनटीएस की मैं अलग से भी बात करूंगा, इसके तमाम के तमाम डेडलाइंस भी। मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, और मेरान यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड आ रहा है मई में आ रहा है। जैसे ही एनईडी के टेस्ट की डेट्स आती हैं, वैसे ही मेरान के टेस्ट की डेट्स भी आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सिंध की इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपके पास टॉप यूनिवर्सिटी जो आ रही है वो मेरान आ रही है या फिर एनईडी आ रही है, सही है ना। इन दोनों के टेस्टों का जो राउंड नंबर 1 है, इट इज फ्रॉम दी मई, और सेकंड राउंड जून में आ रहा है। तो खुदारा आप लोगों को तैयारी अभी से करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो। भाई सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर नहीं किए जाते, अक्सर बच्चे पास्ट पेपर्स के पीछे भागते हैं। देखो, आप नर्सरी क्लास में नहीं बैठे हुए कि सिर्फ पास्ट पेपर्स के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। You are studying for the aptitude exams, you are studying for a corporate exam, you are studying for a professional exam। कल को आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो सिर्फ पास पेपर से दुनिया नहीं चलती आगे, याद रखिएगा बेटा, मैं बार बार ये बात बताता हूँ। अच्छा, अगर हम यूबीआईटी की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है सबसे एंड में होता है, इस साल अक्टूबर में कंडक्ट हो रहा है, ये सबसे एंड में होता है, तो इसकी भी बात नहीं कर रहे। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट हमारे पास लास्ट टाइम जुलाई में कंडक्ट हो गया था, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, जेबिस की अगर हम बात करें तो जेबिस का राउंड नंबर 1 फेब के अंदर होता है, यानी कि जेबिस का राउंड नंबर 1 फेब में आ रहा है, और राउंड नंबर 2 आपके पास मई जून के अंदर आ रहा होता है। बहरिया यूनिवर्सिटी का एक राउंड आपके पास अभी आ जाएगा जनवरी के अंदर, जो कि आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर, और दूसरा राउंड आपके पास आता है फिर मई जून के अंदर। डीएचए सोफा का टेस्ट आपके पास जून में आ रहा होगा। हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं अक्टूबर से फरवरी तक के, उसके टेस्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। एलकेट हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है भाई, एलकेट सर पे खड़ा हुआ है, एलकेट का टेस्ट आपके पास 15 फेब को मौजूद है। हबीब यूनिवर्सिटी का अक्टूबर से लेके फेब के दरमियान हर महीने टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास, देंगे दोबारा से दाऊद यूनिवर्सिटी आ गया, इसको काट दो। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास जून जुलाई के अंदर होता है, एयर यूनिवर्सिटी का जो स्प्रिंग एडमिशन है वो भी जनवरी के अंदर होंगे, और दिसंबर तक आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे होगे। तो एयर यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग के एडमिशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, एयर यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी एडमिशन अक्टूबर से अनाउंस हो चुके हैं, अक्टूबर सितंबर से आपके एयर यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी एडमिशन आ चुके हैं स्प्रिंग्स के लिए। आईबी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1, आईबी का जो फॉर्म आएगा वो आपके पास दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट में आ रहा होगा, और आईबी का राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है फेब से मार्च के अंदर। आईबी का राउंड नंबर 1 सर पे खड़ा हुआ है फरवरी के अंदर, राउंड नंबर 2 आईबी का जून के अंदर है। सीबीएम का राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है, अभी आपके पास सीबीएम का राउंड नंबर 1 जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये आ रहा होगा फेब मार्च के अंदर। राउंड नंबर 2 आपके पास अगेन जून में होता है, सेम आईबीओ को कॉपी करते हैं। अगर हम केएसबीएल की बात करें तो कराची स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप, इसका एक टेस्ट आपके पास अभी आ रहा है मई जून के अंदर। नम्स का टेस्ट आपके पास अगस्त में आ रहा है, एकेयू का टेस्ट आपके पास जुलाई में आ रहा है, और एमडी कैट का टेस्ट आपके पास सितंबर में आ रहा है। अच्छा, मैं तमाम यूनिवर्सिटी से इनके टेस्ट सब्जेक्ट बता देता हूं कि इनकेस अगर किसी बच्चे को नहीं पता, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द ईकेट, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके अंदर यूईटी के जितने टेस्ट आ रहे हैं, देखो वो तमाम बच्चे जो पंजाब साइड पे रहते हैं, खुदारा यूईटी के टेस्ट को लाजमी तौर पे दीजिएगा। आप पंजाब की 29 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आपने सिर्फ यूईटी का टेस्ट दे दिया, ईकेट का टेस्ट दे दिया। ईकेट का टेस्ट देने का फायदा क्या होता है, तो पंजाब की जितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी यूनिवर्सिटी हो गई, आपके पास आईएसटी हो गई, आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, कॉमसेट्स के अंदर भी देना नहीं पड़ता भाई, अगर आपने ईकेट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया। ईकेट के टेस्ट के अंदर टोटल 400 नंबर होते हैं, और बाय द वे
अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ईकेट की जो पहली पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन थी, वो हमारे बैच के बच्चों की आई हुई थी। तो भाई अगर आपने ईकेट का टेस्ट दे दिया, अगर आपने 350 प्लस का स्कोर कर लिया, तो आपको पंजाब की बाकी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसमें मोर देन 29 यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको, अगर आपने टेस्ट दे दिया तो फिर आपको उन यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देने की इंडिविजुअल जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक और चीज, फास्ट का टेस्ट भी, अब फास्ट ने भी ईकेट के टेस्ट के ऊपर कहा था कि भाई हमारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बट अगेन अगर ईकेट में बहुत अच्छे नंबर है तभी फास्ट का टेस्ट को आप एग्जाम करो। इसके अलावा ईकेट के टेस्ट के अंदर 350 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। टोटल 400 नंबर का टेस्ट होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री कंप्यूटर के 30 आ रहे होते हैं, मैथ्स बायोलॉजी के 30 आ रहे हैं, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। नस की बात मैंने ऑलरेडी कर ली। फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ्स होती है 50 एमसीक्यूज, एनालिटिकल होते हैं 20 एमसीक्यूज, बेसिक मैथ्स होते हैं 20 एमसीक्यूज, इंग्लिश के होते हैं 30 एमसीक्यूज। टोटल फास्ट के टेस्ट में 120 एमसीक्यूज होते हैं और बड़ा मजे का टेस्ट होता है इसके अंदर। तो भाई अगर आप हमारे इंजीनियरिंग के किसी भी बैच में आ रहे हो, आपकी पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयारी हम कवर अप करवाएंगे, हर सब्जेक्ट। हम आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि आप परेशान हो जाओगे, हमारे टीचर्स परेशान नहीं होंगे। जीआईके के टेस्ट के अंदर अगेन फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश आ रही है। प्यास के टेस्ट के अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। सेम आपके पास ईकेट जैसा पैटर्न ही होता है। कॉमसेट्स का जो टेस्ट का पैटर्न है सेम एनटीए जैसा होता है कि भाई यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आपके 10 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि इंग्लिश, बिजनेस मैथ्स और एनालिटिकल और आपके पास एमसीक्यूज आ होते हैं। सेम आपके पास जो एनटीएस का पैटर्न होता है, सेम पैटर्न चल रहा होता है। एनईडी या मेरान का जो पैटर्न है वो एक जैसा ही होता है कि एनईडी के अंदर, मेरान के अंदर आपके पास 25 एमसीक्यूज होते हैं, मैथ्स के 25 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के या कंप्यूटर के। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेरान का टेस्ट एनईडी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। भाई एनईडी के टेस्ट के अंदर जो है ना, खास बात पता है क्या है, एनईडी के टेस्ट के अंदर आसान चीज ये होती है कि एनईडी का टेस्ट होता है 2 घंटे का, यानी कि आपके पास तकरीबन 120 मिनट गिवन है 100 एमसीक्यूज करने के लिए। जबकि मेरान का पैटर्न सेम है, मगर मेरान का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको खाली 60 मिनट यानी कि 1 घंटा गिवन होता है। तो 60 मिनट में आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं। 60 मिनट में 100 एमसीक्यूज का मतलब है कि ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है एमसीक्यूज के लिए। तो ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आता है। अगर मैं एक और बड़े मजे की बात, देखो अभी छोटी छोटी बातें, ये कोई नॉर्मल टीचर नहीं गाइड करेगा। अगर मैं एक और बड़े मजे की बात बताऊं, फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल टाइम गिवन होता है 120 मिनट का, 120 एमसीक्यूज में 120 मिनट गिवन होते हैं, मगर फास्ट के टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड और यहां पर रैंडमली सेक्शन आपके सामने आएगा। हो सकता है किसी बच्चे के पेपर में पहले एडवांस मैथ्स आ जाए, दूसरे बच्चे के पेपर में एनालिटिकल आपके पास आ जाए, दूसरे बच्चे के पेपर में पहले बेसिक मैथ्स आ जाए। एक और चीज, भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर जो सेक्शन होता है ना, उस हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम है। फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ्स के 50 मिनट गिवन है, सही है, और एनालिटिकल के जो पोर्शन आ रहा है आईक्यू का, इसके 20 मिनट गिवन है। अब अगर किसी बच्चे ने एडवांस मैथ्स का पोर्शन 30 मिनट में कवर कर लिया, या फिर उसने बोला कि भाई बाकी एमसीक्यूज बाद में सॉल्व करूंगा, उसने 30 मिनट के अंदर लेट सपोज एडवांस मैथ्स कवर करके वो आगे चला गया और वो एनालिटिकल के ऊपर चला गया कि शायद उसके जो 20 मिनट थे वो बच गए। बट फास्ट के टेस्ट के अंदर ऐसा कोई सीन ही नहीं है। अगर आपने किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट से अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करी और वो इंडिविजुअल आपने जो पोर्शन था उसको क्लोज करा, तो वापस आप उस इंडिविजुअल पोर्शन पे आ ही नहीं सकते। ये फास्ट के टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है। दैट्स द रीजन कि मेजॉरिटी बच्चा फास्ट का टेस्ट पास नहीं कर पाता, कि उसको छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, ट्रिक्स नहीं पता होती। अब ये बातें कौन आपको बताएगा, कोई नहीं बता रहा होगा। तो भाई फास्ट के टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल ही ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई वहां पे इंडिविजुअल पोर्शंस का इंडिविजुअल टाइम गिवन है और आप किसी भी पोर्शन से टाइम सेव ही नहीं कर सकते कि आप टाइम सेव करके दूसरे प्लेट पे चले जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ईटा की बात करूं तो ईटा के अंदर आपके पास जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो टेस्ट होता है पेशावर के लिए, तो वहां पे आपके पास 100 सब्जेक्ट्स 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैथ्स के 35 है, फिजिक्स के 40 है, केमिस्ट्री के 10 है, इंग्लिश के 15 आ रहे होते हैं। अच्छा, एमडी कैट वगैरह को हमने नीचे डिफाइन भी करा हुआ है। अच्छा, अगर हम एनटीएस के टेस्ट के सब्जेक्ट्स की बात करें तो भाई एनटीएस याद रखिएगा, साल में 12 महीनों के 12 महीने एनटीएस का एग्जाम होता है। बहुत ही आसान सी इसकी फीस है, 1500 रुपए इसकी फीस होती है। लाजमी तौर पे आप एनटीएस का टेस्ट दीजिए, मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं एनटीएस का एग्जाम लाजमी तौर पे आप दीजिए। सेकंड नंबर के ऊपर एनटीएस के टेस्ट के अंदर हर बच्चे के पेपर में इंग्लिश आती है, एनालिटिकल आती है, क्वांटिटेटिव आती है। ये 3 सब्जेक्ट हर बच्चे के पेपर में आएंगे भाई, ये 3 सब्जेक्ट, और बाकी 3 आपके बाकी सब्जेक्ट का पोर्शन जो होता है वो 30 नंबर का होता है, यानी कि इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव। भाई चाहे आप नेट इंजीनियरिंग दे रहे हो, चाहे आप नेट आईएम दे रहे हो, चाहे आप नेट आईई दे रहे हो, चाहे आप नेट सीएस दे रहे हो, चाहे आप नेट प्री मेडिकल दे रहे हो, इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो हर बच्चे के पेपर में आएंगे। तो भाई हमारे बैचेस में आपकी इनकी तैयारी भी कवर हो रही है। बाकी जो पोर्शन होता है सब्जेक्ट वाइज होता है। तो सब्जेक्ट वाइज पोर्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेट इंजीनियरिंग दे रहे हो तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे ना, ये फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होंगे। अगर कोई बच्चा नेट आईसीएस दे रहा है यानी कंप्यूटर साइंस वाला,
तो वहां पे फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी और कंप्यूटर का पोर्शन होगा। कोई बच्चा नेट आईएम दे रहा है तो उसके फिर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। कोई बच्चा अगर नेट आईएम प्री मेडिकल का दे रहा है तो फिर उसके बाद फिजिक्स होगी, बायो होगी और केमिस्ट्री होगी। सही है ना? तो ध्यान में रखिएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उन सब्जेक्ट के हिसाब से आपका होता है। तो 30 नंबर का पोर्शन सब्जेक्ट्स का होता है। बाकी ये 3 पोर्शन तो हर बच्चे के पेपर में होते हैं भैया। तो भाई हमारे बैच के बच्चे वैसे ही नेट के अंदर 95 प्लस का एग्रीगेट लेकर आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से नम्स के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, तो रिमेंबर दिस थिंग, नम्स के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, वो तमाम बच्चे जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपने उसे लाजमी शेयर करना है। नम्स के टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन होता है 65, केमिस्ट्री का पोर्शन होता है 40, फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं 30, इंग्लिश के होते हैं 15। इट मेक्स द टोटल ऑफ 150, इट मेक्स द टोटल ऑफ 150, यानी कि टोटल कितने एमसीक्यूज आते हैं आपके 150। और इसके अलावा पेपर नंबर 2 होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपके पास बेसिक आपके एमसीक्यूज का एग्जाम्स होते हैं, बेसिक आईक्यू रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 50 नंबर का होता है। जो टोटल नम्स के टेस्ट का पैटर्न होता है 200 एमसीक्यूज गिवन होते हैं। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, 15% एमसीक्यूज काफी इजी होते हैं, 70% एमसीक्यूज मॉडरेट होते हैं, 15% एमसीक्यूज हार्ड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और चीज यहां पे देखें, AQU का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, आखा यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है कि भाई 40 क्वेश्चंस होंगे साइंस सब्जेक्ट के, 60 क्वेश्चंस होंगे आपके पास रीजनिंग के। तो इफ यू आर फ्रॉम आर एमडी कैट बैचेस, इफ यू आर फ्रॉम द प्री मेडिकल बैच, तो भाई आपके एमडी कैट के जो बैचेस होते हैं उसमें हम आपकी तमाम प्री मेडिकल की यूनिवर्सिटीज की, तमाम मेडिकल सेक्टर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाते हैं, इंक्लूडिंग नर्स अप्लाइड साइंसेज, सबकी तैयारी हम कवर करवा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एमडी कैट के अंदर, तो भाई एमडी कैट का टेस्ट पैटर्न हमारे पास क्या होता है, एमडी कैट के टेस्ट पैटर्न इस साल के लिए उसमें 180 क्वेश्चन थे, 3 घंटे का पेपर है, और इसके अलावा आपके पास 55% आपको मिनिमम पासिंग नंबर चाहिए मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 50% नंबर आपको चाहिए डेंटल कॉलेजेस के लिए। और आपके पास एमडी कैट के अंदर इस दफा बायोलॉजी के 81 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स के 36 आ रहे हैं, इंग्लिश के 9 आ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 9 आ रहे हैं। तो आपको तमाम सब्जेक्ट्स हमारे एमडी कैट के बैचेस में कवर अप करवाए जा रहे होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम एनटीएस के टेस्ट डेट्स की बात कर लें, तो भाई एनटीएस का जो आपके पास टेस्ट डेट्स आ रही है वो आपके सामने गिवन है कि एनटीएस के आपके पास टेस्ट डेट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। एनटीएस 8 हो, एनटीएस 9 हो, एनटीएस 10 हो, एनटीएस 11 हो या एनटीएस 12 हो, इसकी डेट्स आपके सामने अवेलेबल है। जैसे कि एनटीएस 10 जो आपके पास आ रहा था 4 अक्टूबर को आ रहा था, फिर आपके पास 1 नवंबर को एनटीएस का एक और टेस्ट आ रहा है, एनटीएस 9 का टेस्ट आ रहा है, देन आपके पास एनटीएस 12 जो आ रहा है 29 नवंबर को आ रहा है, देन एनटीएस 13 आपके पास आ रहा है 20 दिसंबर को। तो लाजमी तौर पे आप एनटीएस के टेस्टों को खुदारा दो, इधर आपने फास्ट में जाना है नहीं जाना। भाई एनटीएस का टेस्ट देने का फायदा ये होता है कि पंजाब के अंदर काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज, आईएसटी हो गई, आपके पास एयर यूनिवर्सिटी हो गई, जो एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है, तो आपको इंडिविजुअल टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एयर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है तो भाई एयर का अपना एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। अगर आपने एनटीएस में अच्छा स्कोर कर लिया तो उसकी बेसिस के ऊपर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको एनटीएस के बेसिस पर एडमिशन दे देती है। इनफैक्ट अगर आप एनटीएस का टेस्ट अच्छे से दे रहे हो तो बहरिया का टेस्ट सेम एनटीएस के पैटर्न कॉपी करता है, बहरिया का टेस्ट सेम एनटीएस के पैटर्न के ऊपर आ रहा है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो उसको भी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बात करूं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पीयूसीआईटी का जो टेस्ट हो गया उसके अंदर भी सेम पैटर्न है कि भाई वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ रही है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 आ रहा है। यानी कि आपके जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास आईक्यू क्वांटिटेटिव का पोर्शन आ रहा है, एनालिटिकल का पोर्शन आ रहा है, इंग्लिश यानी कि वर्बल रीजनिंग आ रही है। इसके अलावा सब्जेक्ट 1 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के तो फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स आ रहा है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम आईटीयू की बात करें तो आईटीयू के टेस्ट के अंदर भी आपके पास सेम तरह का पोर्शन होता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग होती है और एनालिटिकल रीजनिंग आपके पास पोर्शन आ रहे होते हैं आईटीयू के टेस्ट के अंदर भी। अच्छा, तो ये हमारे पास ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। बताने का मकसद क्या है कि देखो भाई, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो, भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम ये बातें क्यों करता हूं, भाई ये तमाम बातें आपको बताना इसलिए मकसद है कि एक चीज जहन में रखिएगा कि भाई हमारे इदारे से लास्ट ईयर नस में भी पोजीशंस आई, फास्ट में भी आई, जीआईके में भी आई, यूईटी में भी आई, कॉमसेट्स में भी आई, प्याज में भी आई, एनईडी के अंदर आई, मैरान के अंदर आई, और इस दफा एमडीकेट के रिजल्ट देखोगे इंशाअल्लाह ताला ज़वजल, हमें अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि एमडीकेट के अंदर भी हमारे पास पोजीशन, क्योंकि हमारी टीचर ने बड़ी मेहनत करी है उसके ऊपर यार, तो ऑब्वियसली हमें यकीन है उस जात से। बताने का मकसद ये है कि भाई ये बच्चे आप जैसे होते हैं, ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो भाई एक चीज इनको खाली दूसरों से मुमताज करती है कि इन्हें जो दावतें होती हैं, इन्हें जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनमें नो कहना आना चाहिए। अगर आप अपने फैमिली फंक्शन को छोड़ सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो। भाई आप अभी अक्टूबर एंड पे खड़े हो, आपके पास अप टिल खाली जून जुलाई तक का टाइम अवेलेबल है, मैं जुलाई को भी माइनस कर रहा हूं, सिर्फ जून तक का टाइम अवेलेबल है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपने अपनी तमाम दूसरी गैर जरूरी सरगर्मियों को छोड़ देना है, जिनमें आपने अपनी गैर अजवाजी जो जिंदगी है ना, और अजवाजी और गैर अजवाजी जिंदगी है उनको छोड़ देना है, और आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। अक्टूबर से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड है गोल्डन पीरियड है, ये ओवरऑल आपके पास सिर्फ मेहनत करने का टाइम है, इसमें आपने और कुछ नहीं सोचना। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट करो, सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ स्ट्रगल करो, सिर्फ स्ट्रगल करो और सिर्फ एफर्ट्स मारो। ये जो टाइम पीरियड है सबसे क्रेजी टाइम पीरियड है पढ़ाई का।
इसके बाद अगर आपने मेहनत कर ली तो भाई आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आ सकते हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो GIKI हो, चाहे वो NAD हो, चाहे वो मेरान हो, चाहे वो UET हो, चाहे वो कॉमसेट्स हो, चाहे वो प्याज हो, या वो IBA है, लम्स है, हबीब है, जेबिस्ट है, CBM है, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, या फिर वो MD कैट के अंदर कोई यूनिवर्सिटी आ रही है। चलो MD कैट के बच्चों के पास तो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल होता है कि भाई मेडिकल के जो टेस्ट होते हैं वो आपके पास अक्टूबर तक जा रहे होते हैं, सितंबर तक जा रहे होते हैं, अगस्त तक जा रहे होते हैं, वो समझ में आता है। मगर जो इंजीनियरिंग या बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने वाले बच्चे हैं, आपके पास सिर्फ ये टाइम अवेलेबल है, सिर्फ ये टाइम अवेलेबल है। खुदारा इस टाइम को यूटिलाइज करो, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। अगर कोई आपका दोस्त या कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार या कोई कजन कहता है ना कि आफ्टर FSC तैयारी हो जाती थी, हमारे जमाने में तो भाई अब सेकंड ईयर कंप्लीट हो तब तैयारी होती थी, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आज से 4 साल कबल, कोविड से पहले 10 साल कबल, 8 साल कबल, FSC के पेपर्स के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते थे। अब वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अब तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट पहले कंडक्ट होते हैं। अब तमाम यूनिवर्सिटीज के 90% यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके FSC के पेपर होने से पहले ही हो जाएंगे। 90% यूनिवर्सिटीज के एग्जाम। हमने तमाम ऊपर यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की डेट्स को देखा। तो बताने का मकसद ये, खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे। तैयारी सुबह बैठ के नहीं होती, तैयारी रात में बैठ के नहीं होती, तैयारी आपकी कंसिस्टेंसी से होती है। तैयारी आपकी होती है जब आप सुबह भी मेहनत करो, रात भी मेहनत करो, दोनों टाइम एफर्ट्स मारो। आप अभी इंटरमीडिएट के ऊपर हो, देखो आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं भी काउंट नहीं हो रही थी, ओवरऑल परसेंटेज काउंट होती है। अगर तो फर्स्ट ईयर में नॉर्मल परसेंटेज आ गई है तो वेल गुड है। जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर में ढंग की परसेंटेज आ गई है उनके लिए तो जिंदगी आसान है कि एटलीस्ट वो ज्यादा टाइम वो एप्टीट्यूड दे सकते हैं। बट जिनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम है तो आपको कहीं ना कहीं सेकंड ईयर पे फोकस करना है, कोई इशू नहीं है। मगर जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो भाई एप्टीट्यूड के अंदर आपका सेकंड ईयर पोर्शन वैसे ही कवर अप हो रहा होगा। यानी कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज एग्जाम तो आपकी सेकंड ईयर की तैयारी तो वैसे ही आपकी एप्टीट्यूड के अंदर कवर अप हो रही है। तो आपको इतनी चिंता करने की नीड नहीं है, परेशानी करने की नीड नहीं है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई आफ्टर FSC एग्जाम्स आप तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी करने का टाइम अभी है, ये तैयारी करने का टाइम, ये टाइम पीरियड है। क्योंकि फरवरी के बाद से तो फिर आपके मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, स्टैंड अप स्टार्ट हो जाएंगे, आपके प्रीलियम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वहां पे आप उन चीजों को टाइम दे रहे होगे ज्यादा से ज्यादा। तो खुदारा इस बात को समझो और तैयारी अभी से स्टार्ट करो। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आपने लाजमी तौर पे तैयारी अभी स्टार्ट करनी है। हमारा न्यू बैच इस वक्त स्टार्ट हो रहा है एप्टीट्यूड का। उस बैच में क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैं एंड वीडियो के अंदर शेयर भी कर दूंगा। उस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनिए। उस बैच में एक एक चीज डिटेल में कवर अप कर रहे होंगे और मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। हमारा बैच अभी नवंबर से या अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैच स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा होगा और आपको एक एक चीज हम डिटेल में कवर अप करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैजेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, GIKI के लिए, UET के लिए, NAD के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, IBA लम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो MD कैट के लिए आ रहा है तो MD कैट के हमारे बैजेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, SAT के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि GIK में इतनी पोजीशन है, UET में है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर A लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी A लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं A लेवल्स के अंदर हूं, मुझे A लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है। तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा, सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है।
और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है।
हमारे पास एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इनटू dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है वो एडिट यहां पर आएगा, सही है, फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा एडिट प्लस के सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आप रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक, आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है, और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है, जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास फिर पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मेरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है, जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंड अप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर, तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए, मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा
टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट वन से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा वो तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी, मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा है, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा या गैप ईयर वाला बच्चा वो है इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पे अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी, यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है
अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई GIK में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो HOD मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के MCQs वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये UVT के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि A लेवल्स O लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है। अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा। मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं। भाई ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, IMI शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, NED में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके
तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है वो। बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, मुझे दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं, नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है। तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, यार मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं। भाई मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूँ अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूं कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी, कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सद्दा में रहते हो, चार सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ, उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा क्या कर रहा है,
ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलूगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो, मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है, और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है। अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारी तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you're applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you're applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्यू मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप करो। तो आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा
हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक एमडी कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट के, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।